मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सीरीज चल रही थी उसी में हम लोग बात करते हैं। जीआईसी का लेक्चरार का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चनों का रिवीजन आपको करना चाहिए, एक्सप्लेन कर देखना चाहिए, जो क्वेश्चन और जिस लेवल के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं अपनी जो वीडियो है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन रखे जाते हैं और आपको पसंद भी आते होंगे। पीछे की वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए। आज का जो पहला प्रश्न है इस पर हम लोग बात करते हैं कि तृतीय शिक्षा नीति किस तिथि को घोषित की गई थी। अब आपको बताना है ये घोषित जो है वो कब की गई है। पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए कि नई शिक्षा नीति जो है, एनईपी जो है, ये इसमें कई बड़े बदलाव हुए हैं, इसलिए इससे प्रश्न आपके सामने आना ही आना है। तो इसमें जिसका आंसर, जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम सही है। आपका होने वाला है इसमें 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। देखिए, ये पहली बात आपको याद रखना है कि ये जो है वो 34 वर्ष के बाद आने वाली शिक्षा नीति है। तो पहली शिक्षा नीति के बाद 34 वर्ष के बाद ये दूसरी शिक्षा नीति है, दूसरी शिक्षा नीति के बाद ये तीसरी जो शिक्षा नीति आई 34 वर्ष के बाद आई है। एक बात इसमें याद रखना है। और कक्षा 5 तक जो है, जो क्लास होने वाले हैं, कक्षा 5 तक के क्लास, ये जो हैं अपनी मातृभाषा में होने वाले हैं। एक चीज ये आपको हर हाल में याद रखना है, ये मातृभाषा में इसमें सारे क्लास होंगे, कक्षाएं होने वाली हैं। दूसरी बात, इसमें जो है वो गुणवत्ता और साथ साथ में वैश्वीकरण के पर बात की गई है। और जिस तरह से जो है पीएचडी होता है, और पीएचडी से पहले एक और कोर्स होता था, वो है एमफिल। तो एमफिल जो होता था अब उसको समाप्त कर दिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, बाई चांस आपसे पूछ सकता है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो नई शिक्षा नीति पर ये इतनी मोटी मोटी बातें आपको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री तो आपको मालूम है नरेंद्र मोदी हैं, जिनके समय पर ये नीति आई है। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, जो 10+2 की जो मॉडल था उसको समाप्त करके अब ये एक चीज इसकी पूछी जाती है, इसका प्रणाली इसकी पूछी जाती है कैसी कर दी गई, इसका मॉडल कैसा कर दिया गया है शिक्षा का। तो आपको याद रखना है 5 3 और +3+4, ये आपसे पूछा जाता रहता है, इसलिए आपको ये बात भी याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। इसके बाद में एक चीज और भी देखिएगा, अगर आपसे दूसरी शिक्षा नीति पूछ ली जाए तो दूसरी शिक्षा नीति भी आपको याद रखना चाहिए, 1986 में आई थी। देखिए, अच्छा, पहली शिक्षा नीति आई थी जो सॉरी, ये जो तृतीय शिक्षा नीति है जिस पे अभी हम बात कर रहे थे, इसमें अगर समिति पूछी जाती है तो कस्तूरी रंगन समिति है, कस्तूरी रंगन समिति इसको लेकर के उसकी अध्यक्षता में ये आई है। और दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी वो शिक्षा नीति 1986 में आई है, और उसमें संशोधन जो है वो 1992 में किया गया था। ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता रहता है। दूसरी शिक्षा नीति हमने अभी आपको बताया कि 1900, ये आपको याद रखना, 86 में आई। संशोधन इसके अंदर 92 में हुआ, और संशोधन के बाद में ऑपरेशन जो है, आपको ये चीज याद रखना चाहिए, ऑपरेशन के बारे में याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये आपको हर हाल में याद रखना है कि ये भी संशोधन करके ही शामिल किया गया था। ब्लैक बोर्ड ये आपको नहीं भूलना है। तो संशोधन ब्लैक बोर्ड जो है ये शामिल किया गया था। साथ ही साथ में दूसरी शिक्षा नीति में इसी 92 संशोधन के साथ ही जो है वो नवोदय विद्यालय योजना को भी शामिल किया गया। साथ साथ में महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि जो महिला शिक्षा है, ये महिला शिक्षा पर किस योजना में, किस जो है नीति में, शिक्षा नीति में जोर दिया गया है, तो आप द्वितीय शिक्षा नीति 1986 की बताएंगे। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। और इसमें जो मॉडल था एजुकेशन का तो वो तो वही था, इसको नई वाली में समाप्त किया गया 10+2। तो ये चीज आपको 10+2 जो है वो 1954 आपको, सॉरी 1854 जो था, यहाँ पर सॉरी 1854 जो है वहां से ये चलता आ रहा है। 10+2 कब से आ रहा है? जब से मैग्ना कार्ट योजना आई थी भारत में 1854 में, जब से ही ये 10+2 वाले थ्योरी चल रही है। तो दूसरी जो शिक्षा नीति थी इसमें भी 10+2 की ही थ्योरी थी। और दूसरी शिक्षा नीति जब आई थी तो प्रधानमंत्री कौन था? तो वो आपको याद रखना चाहिए, राजीव गांधी। राजीव जो गांधी थे वो प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी। तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए, नोट बनाते रहिएगा। देखिए, उर्दू के विषय के आप अगर स्टूडेंट होते हैं तो आपके लिए बड़ी समस्याएं होती हैं इस तरीके के क्वेश्चनों को लाना। तो और बाद में याद करना भी बड़े मुश्किल का काम है, लेकिन हम कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छी सी तैयारी हो पाए। इसके बाद में पहली शिक्षा नीति पर भी जब इतनी बात की है तो प्रथम जो फर्स्ट शिक्षा नीति थी वो आई थी 1968 में। ये सन आपको 1968 का याद रखना है। और ये किसके तहत आई है, आयोग कौन सा था, ये आपको याद रखना है। तो कोठारी आयोग 1966 में आया था,
और 1966 में कोठारी आयोग भी आपसे पूछा जाता है। 1966 कहीं कहीं आता है और ये 1966 में लागू हुआ था, हालांकि ये 1964 में ये आयोग आया था, कोठारी आयोग। तो उसी के बाद में इसी कोठारी आयोग जो है वही इसको लेकर के आया था। तो अब कोठारी आयोग, अच्छा कोठारी आयोग में सकल घरेलू उत्पाद जो है उसका 6% एजुकेशन में खर्चा करने की बात कही गई थी। ये कई बार पूछ चुके हैं, बाई चांस पूछ लें तो आपको याद रहना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए, जो प्रथम शिक्षा नीति आई थी तो इंदिरा गांधी आपको जो है वो आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर, इंदिरा गांधी। और इसमें जो प्रणाली थी, जो मॉडल था एजुकेशन का, वो 10+2+3, वही अभी हम लोग बात कर रहे थे, 10+2+3, यही मॉडल पहली शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति, और इन दोनों शिक्षा नीति में यही मॉडल था। लेकिन तृतीय शिक्षा नीति में ये बदल दिया गया है। तो 3 भाषा सूत्र अगर पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, 3 भाषा जो सूत्र है ये भी इसी में आया है। ये आपको याद रखना चाहिए कि ये 3 भाषा सूत्र जो है वो भी आया है इसी प्रथम शिक्षा नीति में। दूसरी बात, विज्ञान एवं अनुसंधान पर, उसमें दूसरी वाली में महिला पर जोर दिया गया था, लेकिन तृतीय जो थी इसमें जो है वो जोर दिया गया है विज्ञान, ये आपको नहीं भूलना है, विज्ञान एवं अनुसंधान जो है इस पर जोर दिया गया था। तो और राष्ट्रीय एकता, एक और पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि जो प्रथम शिक्षा नीति थी उसमें जो है वो राष्ट्रीय जो एकता है, राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया था, एकता। तो राष्ट्रीय एकता पर भी इसी पर बल दिया गया था। तो इतनी चीजें उम्मीद करता हूं अब क्लियर हो गई होंगी। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन जो आपके सामने था, इस क्वेश्चन में आपका आंसर सही होने वाला था बी। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा बी। क्या होगा, 29 जुलाई 2020। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर के मध्य स्थित है। तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर के मध्य स्थित है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए तो इसमें जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य जो स्थित है वो आपका आंसर सही होने वाला है सी, यानी स्वेज नहर जो है वो इसी के मध्य स्थित है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रशांत, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रशांत जो है, प्रशांत महासागर है और साथ साथ में अटलांटिक महासागर, इन दोनों महासागरों के जो है जोड़ने वाली नहर आपसे पूछा जाता है तो कौन सी होगी। अभी ऊपर देखा कौन सी नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य स्थित है, जोड़ने का काम कर रही है, तो वो आपको मालूम था स्वेज नहर। लेकिन इसी को अगर घुमा करके जोड़ने का काम पूछा जाता है तो ये क्या होने वाला है, तो प्रशांत महासागर और साथ साथ में अटलांटिक। तो आपका फिर उसमें आंसर सही होना चाहिए था पनामा। तो पनामा जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके बाद में आपको कील नहर आपको दिख रही है, ये कील है, तो ये जो है वो जर्मनी की नहर है, जो है जर्मनी की नहर है कील नहर। शारदा आपको देख लीजिए, शारदा क्या है, तो शारदा जो है वो अपने उत्तर प्रदेश जो है, इस उत्तर प्रदेश की नहर है सबसे बड़ी। भारत की सबसे बड़ी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। उत्तर प्रदेश की अगर पूछी जाती है तो शारदा सबसे बड़ी नहर है। इसका आंसर क्या सही होगा, जो आपके सामने दिख रहा है स्वेज नहर। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए, कि अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिटी, तो कौन सी सिटी जो है वो अम्लीय वर्षा के लिए नहीं है, यानी इनमें से कहां अम्लीय वर्षा नहीं होती, यानी जो है वो तो स्कैंडिनेवियन नहीं आती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सिटी स्कैंडिनेवियन में नहीं आती है, इसमें जो है नहीं आती है। तो ऑस्ट्रेलिया, जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा एकदम आंसर सही है। देखिए स्कैंडिनेवियन जो है तो इसमें जो है वो 5 सिटी आती हैं। कितनी आती हैं, 5 सिटी। एक तो जो है वो फिनलैंड आता है, साथ साथ में स्वीडन है, ये आता है इसके अंदर, साथ साथ में नॉर्वे और डेनमार्क ये भी आता है। लेकिन एक और आपको याद रख लेना चाहिए, आइलैंड। देखिए 4 ये हो गए हैं, 1 2 2 4, और आइलैंड का नाम आपको नोट कर लेना चाहिए, आइलैंड। तो आइलैंड यानी कुल मिलाकर के 5 सिटियों को जो है, ये 5 सिटी हैं जिनको जो है स्कैंडिनेवियन कहा जाता है, यानी अम्लीय वर्षा जहां होती है वो उसके लिए ये जाने जाते हैं। आगे देखिए इसमें अगला प्रश्न जो कौन सा है, अगला आप अगर प्रश्न देखेंगे तो निम्नलिखित में से 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तमाम दिवस जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो आंसर कौन सा है? क्या राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस? ये तो बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, आंसर भी इसका यही होने वाला है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। अभी जल्दी ही 2-3 साल से ही अभी ये मनाना शुरू इन्होंने किया है भारत सरकार ने, वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस जो है ये बार बार पूछा जाता है, चूंकि नया है अभी जल्दी मनाना शुरू हुआ है। वीर बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना, ये मनाया जाता है 26 दिसंबर। कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 26 दिसंबर। 26 दिसंबर ये आपको याद रखना है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन भी दिवस आपको याद रखना चाहिए। ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। देखिए पेन नहीं बढ़िया चल रहा है, इस पर लिख के नहीं बन रहा। बहरहाल आप अपने आप नोट भी कर सकते हैं। 5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है वीर बाल दिवस? तो अभी बताया है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में एक होता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी आपको याद रखना चाहिए, 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको हर हाल में याद रखना है, 23 अगस्त। तो 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। इसके साथ साथ में एक और आपको याद रखना चाहिए, अगर जनजातीय दिवस पूछ लिया जाए, जनजातीय गौरव जो है गौरव दिवस अगर पूछ लिया जाता है कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर आपको याद रखना है, 15 नवंबर को ये मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं। अच्छा देखिए, एक बात और याद रखिएगा यहीं से कि अभी हाल ही में 2025 वर्ष जो था वो जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय दिवस माना गया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसको माना गया? तो 2025 को। आगे देखिए अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से जो सीसा है उसका अयस्क क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। और क्या इसमें आपका सही आंसर होने वाला है? तो सीसा का अयस्क क्या होगा? फटाफट जवाब देते रहिएगा। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर होगा बी, उसका आंसर एकदम सही है। जो है गेलेना आपको याद रखना है, यही होता है गेलेना। तो ये आपको उम्मीद करता हूं याद रहेगा। इसके बाद में प्राइड जो है ये किसका तो क्यूप्राइड जो होता है ये किसका अयस्क होता है? उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा। नहीं मालूम है तो इसे फौरन नोट कीजिएगा। तो ये जो होता है ये तांबे का होता है। तांबा आपको याद रखना है, ये तांबे का है, ये आपको यहां से याद रखना है। इसके बाद में एक और आपको नाम दिख रहा है कैलामाइंड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कैलामाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछा जाता रहता है। तो ये किसका है? तो ये जस्ता का है, ये आपको याद रखना है, जस्ता। ये जो है वो जस्ता का है। इसके बाद में है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट भी आपसे बाई चांस पूछा जा सकता है। तो मैग्नीशियम जो है उसका डोलोमाइट होता है। मैग्नीशियम आपको नोट कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम जो है वो डोलोमाइट। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। तो इतने लगभग आपको, जैसे पारा है, ये सीसा है, जस्ता है, तांबा है, मैग्नीशियम है, सिल्वर है, इन तमाम मोटे मोटों का मालूम होना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए। अब ये प्रश्न आपको देखना है, यूरेनियम जो है खदान क्षेत्र भारत का कौन सा राज्य है? यानी कौन सा राज्य जो है भारत में वो यूरेनियम खदान कराता है क्षेत्र? यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? उम्मीद करता हूँ खेतड़ी राजस्थान है, बालाघाट मध्य प्रदेश है, या फिर झारखंड है। झारखंड जागूगुड़ा यहाँ पर होता है, या कर्नाटका कोलार में होता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया है सी, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। यूरेनियम जो खदान का काम होता है तो वो क्षेत्र आपको याद करना है झारखंड। देखिए झारखंड का आपको याद है वो कोयला के लिए भी फेमस है, झारखंड है। बिहार भी धनबाद है, झरिया है, ये तमाम जो इलाके हैं वो कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, उसका नाम आपको बताना है। देखिए कौन बताएगा। तो झारखंड जो है वो आपको याद रखना है। तो झारखंड से ही यूरेनियम की खदान होती है। देखिए खेतड़ी राजस्थान से क्या प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो खेतड़ी एक स्थान है और राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू। तो झुंझुनू ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में बना रहता है, झुंझुनू। तो ये झुंझुनू जिला है, यहाँ से राजस्थान से जो है वो तांबा प्राप्त होता है।
तांबा आपको याद रखना है। तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजस्थान का जो है खेतड़ी स्थान झुंझुनू जिला से प्राप्त होता है। इसके बाद में एक आपको दिख रहा है बालाघाट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जीके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दलहन है, इसमें नंबर 1 पर रहता है, वन में नंबर 1 पे रहता है, टाइगर में नंबर 1 पे रहता है। तो ये कई मामले में मध्य प्रदेश जो है वो जीके में बहुत अहम रोल अदा करता है। मध्य प्रदेश के बारे में तमाम चीज़ें याद होनी ही चाहिए। तो बालाघाट अब काहे के लिए फेमस है? उम्मीद करता हूँ सभी को याद होना चाहिए मध्य प्रदेश का बालाघाट। तो मैग्नीज के लिए ये बालाघाट आपको याद रखना चाहिए। बालाघाट काहे के लिए है? तो मैग्नीज मध्य प्रदेश का है, जो छिंदवाड़ा इलाका है, तो ये काहे के लिए है? ये आपको याद रखना है मैग्नीज। मैग्नीज का आप नाम याद रखना है, इसके लिए मध्य प्रदेश पर। झुंझुनू का तो पता ही है। कर्नाटका, आइए कर्नाटका का कोलार। कोलार किसके लिए फिर से प्रसिद्ध है? तो कोलार हट्टी। कोलार हट्टी नाम आपको याद रखना है। ये हट्टी आपको याद ही रखना है, हट्टी, कोलार हट्टी। ये जो है वो सोना खदान के लिए जाना जाता है। तो सोना कहाँ से निकाला जाता है? ये आपको याद रखना है, कोलार। अच्छा, हीरा कहाँ से निकाला जाता है? हीरा भी मध्य प्रदेश से निकाला जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो जिला है वो पन्ना, इसीलिए लोग कहते हैं हीरा पन्ना। हीरा पन्ना का मतलब हीरा सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा वो पन्ना स्थान से निकाला जाता है मध्य प्रदेश के। इतनी चीज़ें उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। उड़ीसा का देखिए, उड़ीसा है, उड़ीसा का एक स्थान है वो आपको याद रखना चाहिए, पचपट माली। तो पचपट माली से जो है बॉक्साइट निकाला जाता है। पचपट माली से बॉक्साइट, ये आपको याद अगर रहता है तो कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बॉक्साइट से क्या निकाला जाए, जो है बॉक्साइट कहाँ से निकलता है? उड़ीसा से, उड़ीसा। तो इतनी चीज़ें उम्मीद करता हूँ याद रहेंगी। अगला देखिए, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? देखिए, अगर आप उर्दू सब्जेक्ट के छात्र हैं तो अपनी किताब शाहीन जो है स्क्रीन पर दिख रही है, इसको मंगा सकते हैं। ये अपनी किताब है शाहीन, इसको मंगा सकते हैं, ये आपके घर पहुंच जाएगी। नंबर जो 6386 वाला है, इस पर आप बात कर सकते हैं। इसमें है क्या, इस किताब के अंदर जो है वो आप अगर देखेंगे तो इस किताब में इस किताब के अंदर पहली बात तो 2000 MCQ दिए गए हैं उर्दू GIC का एग्ज़ाम और TGT जो है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस किताब को ज़रूर मंगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अब ये है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी झील सर्वाधिक लवणता के लिए है फेमस? तो अगर पूरे विश्व में पूछी जाती है तो ये वान आपको याद रखना है, झील। वान झील आपको याद रखना है। कितनी लवणता इसके अंदर है? तो ये लवणता की संख्या इसमें 330%, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है 330%। कहाँ है? तो ये है तुर्की में। तुर्की जो है वहाँ ये झील पाई जाती है। इसके बाद में ये आपको याद रखना है अमृत सागर। अमृत सागर भी झील है और इसमें भी लवणता बहुत है। तो इसमें लवणता की जो मात्रा है वो 238% है। बहुत लवणता की मात्रा है, ये बड़ी लवणता की मात्रा रखने वाली झीलें हैं। और ये झील कहाँ है? तो जॉर्डन इजराइल जो है वो आपको नाम याद रखना चाहिए। दरअसल इजराइल का नाम आपको याद रहे, बस इतना ही काफ़ी है। इजराइल चर्चा में बना हुआ है ईरान का मसला लेकर के, और साथ साथ में अमेरिका और इजराइल और ईरान, इन तीनों देशों के बारे में मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। करंट में पूछ सकता है, खासतौर से ईरान के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी झीलें भी हैं वहाँ। कई जो है क्या कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। उसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, तेहरान है। साथ साथ में वहाँ की मुद्रा आपको पता होना चाहिए, वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये मोटी बातें पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रेट सागर झील, ये ग्रेट सागर झील कहाँ की है? तो USA जो है उसकी है, ये आपको याद रखना है। USA जो है वहाँ की है, और इसमें जो है 220% जो है वो लवणता पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ याद होगा। और बाकी ये जो है, ये आपको डिडबाना दिख रही है, ये राजस्थान की है। भारत में राजस्थान की झील है, ये भी जो है वो लवणता के लिए पाई जाती है। यहाँ से भी नमक निकाला जाता है, लेकिन वो ये दूसरी सबसे बड़ी राजस्थान की झील है। पहली सांवर झील जो है वो लवणता के लिए फेमस है। बाकी अब यहीं तक हम बात करते हैं। आपका कोई सुझाव है ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। आप सुझाव जरूर दीजिएगा, पुरानी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मैं थोड़ा थका हुआ था, इसलिए ऊर्जा के साथ नहीं हम आपके सामने बोल पाए। बाकी पुरानी वीडियो में मैंने जो कंटेंट आपके सामने रखा है उसको एक बार ज़रूर आपको देखना चाहिए। धन्यवाद।